बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज इतवार का दिन है 17 मार्च और साल 2024 छुट्टी का दिन है। अब सब लोग घर पे होंगे, देर से उठे होंगे, रमज़ानुल मुबारक चल रहा है, इसलिए आपने सहरी भी सुबह सुबह खा ली होगी। सुबह का वक्त है। आपको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, सुबह खैर एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। कैसे अब सब लोग खैर व आफियत से हैं? रोज़े कैसे चल रहे हैं? ठीक ठीक ठाक चल रहे हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला ऐसा करें कि आपका हर दिन ईद का दिन और हर रात शब रात की रात हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। जी नाजरीन, हिंदुस्तान की तारीख को हम सैर करते हुए, इसको चीरते हुए, इसकी सफ़ा गर्दानी करते हुए पहुँचे हुए हम आखिरी अशरे में, यानी दूसरी जंग अजीम 1939 से लेके 1945 साल 6 साल तक रहने वाली ये जंग दुनिया को किस तरह इसने 100 साल पीछे फेंक दी, इतनी बड़े लेवल पे तबाही। इसकी तफसीलात मैंने आपको काफ़ी हद तक पिछले प्रोग्राम्स में, पिछली किस्तों में बता दी है, लेकिन आज कुछ 2 हिस्सों पे तकसीम करता हूँ आज की किस्त को। नंबर 1 ये कि जो ऐसे मुल्क छोटे छोटे जो बेचारे जंग का सोच भी नहीं सकते थे, जिनमें सख्त ताकत और इतनी हिम्मत ही नहीं थी, वो कैसे इस जंग का हिस्सा बन गए। उन्होंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा कि हम जंग में जाएंगे किसी मुल्क के साथ, लेकिन वो भी जंग में उनको जाना पड़ा। मिसाल के तौर पर जापान ने क्या किया इधर हमारे अपने एशिया में, हमारे हमसाया मुल्क में। मैंने आपको बताया था पिछली किस्त में कि इसको भी शौक उठा। पहले तो ये शौक सिर्फ फ्रांस और बरतानिया के पास था कि दूसरे मुल्कों को फतह करें और वहाँ पे हुकूमत कायम करके वहाँ से सारा माल असबाब लाकर तिजारत करके अपने मुल्कों को, अपने ख़जाने भरें, अपने मुल्कों को अमीर करें। लेकिन अब इस दौर में जर्मनी और जापान शामिल हो चुके थे। जापान ने क्या किया, मैंने आपको बताया था कि इसने सबसे पहले कोरिया को अपने कब्जे में लिया, उसके बाद चाइना का बड़ा हिस्सा शंघाई तक इसने अपने कब्जे में लिया, और अमेरिका ने, बरतानिया ने फिर अमेरिका से कहा कि भाई उठो, क्या कर रहे हो। ये जापान जो है ये चाइना पहुंच गया, इसका मतलब है उसे 2 कदम आगे हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान ही तो हमारी सोने की कान है, जहां से हमें सैकड़ों मन, हजारों मन अजनास आती हैं, अनाज आता है, मादनियात आती हैं, और तुम तब जागोगे ये सब जब तक ये सारा कुछ हड़प हो जाएगा। अमेरिका ने उठते उठते आंखें मलते मलते जापान को बोला, उसको एक वार्निंग जारी कर दी, तंबीह कर दी कि यार बाज आ जाओ, इस तरह की हरकतें न करो। जापान ने इसका उल्टा असर लिया। उसने अगले ही दिन 1941 में, दिसंबर 1941 क्या किया कि 2 और हमसाया मुल्कों को अपने कब्जे में ले लिया। वो 2 मुल्क थे, एक सिंगापुर और दूसरा फिलिपाइन। 2 मासूम से छोटे से मुल्क, इनको भी बासानी उसने अपनी तहवील में ले लिया, अपने कब्जे में कर लिया। अब ये दोनों मुल्क बराह रास्त अमेरिका के कब्जे में थे। अब अमेरिका बहादुर की आंखें खुली और उसने बकायदा 2 दिन बाद एक वार्निंग जारी करी। उसने कहा जापान अगर अपनी हरकतों से बाज ना आया तो हम इसकी तेल की सप्लाई बंद कर देंगे। नाजरीन, ये बहुत बड़ी धमकी थी, इसलिए कि जितना तेल जंगों में इस्तेमाल हो रहा था, ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल हो रहा था उस वक्त दूसरी जंग अजीम में, वो सारा अमेरिका से आता था जापान को। जब इसको ये पता चला कि अमेरिका ने हमें इस नहज की, इस किस्म की हमारे खिलाफ कार्रवाई करने का सोचा है, तो उन्होंने फौरी तौर पर मीटिंग बुलाई अपने जर्नैलों की। बहुत बड़ी फौज और ताकतवर फौज ने अपने जर्नैलों की मीटिंग बुलाई और हीरो ने इसे प्रिजाइड किया, और उसने कहा कि देखो, इससे पहले कि अमेरिका हमारी सप्लाई लाइन काटे, हम अपने तय क्यों ना कोई ऐसा हमला, कोई ऐसा अटैक करें अमेरिका पे कि इसको घुटनों पे आने पे मजबूर होना पड़े। अब जापान, दुनिया का नक्शा मैंने कहा था कि आप अपने पास रख के देखा करें।
फिर ये मेरी बात सुना करें, आपको बड़ा अच्छे से समझ आ जाएगी। जापान एशिया में, अमेरिका दूसरा दूसरा दुनिया का दूसरा हिस्सा। अब इतनी दूर तक तो डायरेक्ट जहाज ही कोई नहीं जा सकता, कोई गोला बारूद के आ जाना है इतनी लंबी मसाफत पर। अब भी अगर पाकिस्तान से जहाज उड़े ना नाज़रीन, वो 20 घंटे से पहले नहीं पहुंचता अमेरिका। तो अब बताएं, जापान तो हमसे भी आगे आगे मशरक की तरफ है, वहां से कब वो कैसे उसके जहाज पहुंचे अमेरिका पे, और कहां से आर्मी जाए, कहां से अमेरिका पे हमला करे। उन्होंने इसका शॉर्टकट निकाला, जापानियों ने इसका हल ये निकाला कि हमें उधर जाने की बजाय, जो कि हमारे लिए मुश्किल और नामुमकिन सी बात है, हम ये क्यों ना करें कि ये जो पैसिफिक ओशन में, समंदर में अमेरिका का बे है, यानी यूं कह ले कि बंदरगाह है, जंगी बंदरगाह। वहां पर बहुत सारे जहाज हैं, मैरीन्स हैं, शिप्स हैं, इवन जंगी जहाज भी हैं जिसके ऊपर लड़ाका जहाज लैंडिंग करते हैं। एक ही हमले में, यकबारगी में और अचानक हम वहां पे इतनी बमबारी कर दें कि अमेरिका की बहुत बड़ी जंगी पावर जो है वो खाक में मिल सकती है। अंदरूने खाना चुप करके बड़ी खामोशी से, राजदारी से ऐसा ही किया गया जी। जापानी तैयारे उड़े, जंगी तैयारे, और उन्होंने समंदर पर किनारे खड़े हुए अमेरिकी तमाम जहाज़ों को, चाहे वो तजारती थे, लोडर थे, जंगी थे या मेरीन्स थी, सबको तहस नहस कर दिया। इतनी बमबारी हवाई की वहां पे, फिजाई बमबारी कि तबाही मचा दी। लेकिन खुशकिस्मती देखें अमेरिका की कि वो जंगी बेड़े जिन पर जहाज उतरा करते हैं, हवाई जहाज, उस वक्त वो वहां पे मौजूद नहीं थे, उस बंदरगाह पे। अगर वो मौजूद होते, सारा कुछ वहां पे होता, तो अमेरिका के लिए इस नुकसान को बर्दाश्त करना शायद मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता। खैर ऐसा होना था, सो हुआ। तब तक अमेरिका ने अब तय कर लिया कि हम जापान को अब सबक सिखाएंगे। सन आ गया 1942। नोट फरमाया ना आपने, ये जो दौरानिया है दूसरी जंग अजीम का, 1939 से 1945 तक, इसी अरसे की बात कर रहे हैं, इसी में हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बात इसी के बारे में कर रहे हैं जी। तो अमेरिका ने ये सोच लिया कि अब हमें तेल सप्लाई बंद करने से काम नहीं चलेगा, जापान को उल्टे हाथों समझाना पड़ेगा, सीधे हाथ, आड़े हाथों लेना पड़ेगा। सो उन्होंने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपने समुद्री जंगी बेड़ों को, बहरी बेड़ों को इंडियन ओशन की तरफ, बहरे हिंद की तरफ रवाना किया। जब उनकी आमद की खबर हुई जापान को, तो अब इसके पास कोई तोड़ नहीं था उन जहाजों का उस दौर में। इस मामले में ये जो बहरी फौज थी, अमेरिका उस वक्त भी दुनिया की सुपर पावर था, उसका मद्दे मुकाबिल कोई नहीं था। खैर, उनके जंगी बेड़ों की आमद का सुनकर जापान तजब्जुब में था। उन्होंने फिर मीटिंग पे मीटिंग, जर्नलों की, लीडरों की, सारे सियासतदानों की और हीरो हीटों के साथ सारे मिलकर बैठते और गौर करते व्हाट टू डू नेक्स्ट, कि अब करें तो क्या करें, जाएं तो किधर जाएं, क्या करें। दूसरी तरफ अब मैं आपको उधर ले जाना चाहूंगा, यूरोप में, कि उधर क्या हो रहा था, क्योंकि दोनों साइडें आपको दिखानी है ना, कि उधर क्या उद्यम मचा हुआ था। पहले पहल जब बेल्जियम को फतह किया, किसने? जर्मनी ने सबसे पहले, मैं आपको बता चुका हूं कि पोलैंड को रूस के साथ मिलकर आधा आधा तकसीम कर लिया। उसके अलावा उसने जब बेल्जियम को फतह करने के बाद फ्रांस की सरहद तक पहुंच गया, तब तक वो जर्मन जो थे वो इटली फोर्सेस का इंतजार करते रहे कि वो हमारी मदद को आएंगे। क्योंकि मैं आपको ये भी शायद बता चुका हूं कि 1940 में इटली, जर्मनी और जापान के दरमियान दिफाई मुआहदा हो चुका था,
कि अगर किसी एक मुल्क पे हमला होगा तो तीनों मुल्कों पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। इसी ट्रीटी को, इसी मुआहदे को लेकर जापान अब ये तवक्को कर रहा था कि अमेरिका के खिलाफ ये मेरी मदद को आएंगे, पर कैसे? वो बहुत दूरी फासला क्या करते। खैर जर्मनी इधर मसरूफ था फ्रांस के ऊपर चढ़ाई करने के लिए, फ्रांस की सरहद तक पहुंचने के लिए तक इटली वालों ने इसे बॉदर नहीं किया। उन्होंने सोचा ये कि इसने नाकाम ही होना है, हमारे बगैर ये कामयाब नहीं हो सकता। और हमने जो मुआहदा किया है वो दफाई मुआहदा है, और जो जर्मनी है ये तो हमला कर रहा है फ्रांस पर। इस तरह की सोचें रखकर इटली ने उसका साथ देने से गुरेज किया और बैठकर तमाशा देखते रहे। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि जो जर्मनी है ये तो आधे से ज्यादा फ्रांस को कवर कर चुका है, फतह कर चुका, तो इटली के जो खैर खा थे, इटली के जो थे नाखुदा, उन्होंने मिल बैठकर ये फैसला किया मुसोलिनी के साथ कि अब हमें वहां पे खानापुरी के लिए चले जाना चाहिए, ताकि जो लूट का माल है, माले गनीमत है, वहां पे जो टेरिटरी फ्रांस की और बेल्जियम की तकसीम होगी उसमें से हमें हिस्सा मिलेगा। जर्मन ने अपना एक फौजी दस्ता भेज दिया। इटली ने जर्मनी की मदद करने के लिए फ्रांस की सरहद पर उस वक्त भेजा जब जर्मनी ने तकरीबन पूरा फ्रांस फतह कर लिया था। इस बात का अब गमो गुस्सा तो था जर्मनी को कि जब हम आपको बुलाते रहे आप आए नहीं, और अब आप तशरीफ लाए हैं। समझ तो वो भी रहे थे अंदर से कि ये हो क्या रहा है, कि ये खानापुरी के लिए आए। वो भी एक छोटा सा दस्ता जो अपने दस्ती हथियार लेकर, राइफलें लेकर आ गया है। इनकी जो इटली के पास जो हवाई जहाज है, जो टैंक हैं, जो तोपें हैं, वो किस दिन काम आएंगी, वो नहीं लेके आए। खैर वो कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे थे उनका सामान। जदीद टैंक थे इटली के पास। उसने बैठे बैठे मशवरा ये किया मुसेलिनी ने अपने जंगी कमांडर्स के साथ कि हम भी तो कुछ करें। सारी दुनिया इतने इलाके बढ़ा रही है, मुल्कों को फतह करके अपने मुल्क में मिला रही है, अपनी कॉलोनियां, अपने मफतूआ इलाके बना रही है। हमारे पास जो करीब तरीन और अमीर तरीन दौलत वाला मुल्क है वो है यूनान। अब देखें, यूनान यूरोप का हिस्सा तो है, लेकिन वो बिल्कुल जंगी मूड में नहीं था। वो तो बेचारे चुप करके एक साइड पे बैठे हुए थे। अब इनकी जो पार्लियामेंट थी, इनकी जो काबीना थी मुसेलिनी की, इटली की, इन्होंने ये फैसला कर लिया जी कि हम यूनान पर हमला करेंगे। मगर इटली और यूनान का जो फासला था वो बहुत ज्यादा था, रास्ता दूर का था, ज्यादातर समंदरी इलाका था, और समंदरी इलाके में से टैंकों का, तोपों का जाना बड़ा मुश्किल होता। इन्होंने शॉर्टकट रास्ता तलाश करिया, वो था बल्गारिया का, यानी एक बजरिया बल्गारिया। इटली ने यूनान पर हमला करने का इरादा फरमाया और इस पर अमल दरामद शुरू कर दिया। बाज लोगों ने कहा, कमांडर्स ने, कि हमें अपने इत्तेहादी जर्मनी को एतमाद में लेना चाहिए, उसको साथ लेके चलें, उसके पास ज्यादा जंगी पार है और वो ज्यादा तजर्बा भी रखती है उसकी फौज। लेकिन मुसेलिनी ने साफ इनकार कर दिया, रेफ्यूज कर दिया कि उसने फ्रांस पर हमला करने से पहले हमें नहीं बताया। हम यूनान पर हमला करने से पहले उसे क्यों बताएं, हम अकेले ही यूनान रखेंगे, सारे का सारा यूनान हमारा होगा। अगर उसको बुलाएंगे तो वो भी इसमें से हिस्सा मांगेगा। अब देखते जाए हो क्या रहा। खैर ये बल्गारिया के रास्ते होते हुए इनकी जो सबसे बड़ी फोर्स थी, ताकत थी, जो रीढ़ की हड्डी थी इटली की, वो थी इनकी सहराई फौज, यानी मैदानी फौज, यानी इन्फेंट्री। उसमें तोपें और ख़ास तौर पर टैंक शामिल थे, जदीद टैंक, उस वक्त के जदीद टैंक थे इनके पास। इन्होंने वो टैंक रवाना कर दिए जी बल्गारिया के रास्ते से यूनान जाने के लिए। अच्छा नाज़रीन, आपको पता है ये जो टैंक होते हैं ना, ये मैदानी इलाकों का बेहतरीन लड़ाका हथियार है।
लेकिन इनका वास्ता पड़ गया ये पथरीली जमीनों से, ढलवानों से और पहाड़ियों से। यूनान की सरहद पर पहुंचने से पहले पहले इतनी इतनी रुकावटें आई, इतनी दलदल आई रास्ते में, कई जगहों पे इतनी पहाड़ियां और ढलवाने आ गई, चढ़ाइयां आ गई कि एक एक करके उनके सारे टैंक या तो नाकारा होते गए या फिर फंसते गए। मूव करने की, आगे बढ़ने की उनके पास सकत ही ना रही टैंकों के पास। अब एक तो ये उनको सेटबैक हुआ इटली को कि जो टैंकों वाला काम था ना वो रुक गया। अब उनके पास इन्फेंट्री बची थी, यानी पैदल फौज। उन्होंने जाकर हमला कर दिया यूनान पर। यूनान ने जब देखा कि हमारी सरहद के करीब आ गए हैं इटली वाले, तो उन्होंने आपस में मशवरा ये किया। अच्छा, वहां पे भी नाजरीन उस वक्त डिक्टेटर की हुकूमत ही थी जिसका नाम था सिराक्सिस। डिक्टेटर ही था यूनान का, उसकी हुकूमत थी। खैर, उसने अपने जर्नैलों को बुलाया जो नाम नहाद थे, कोई माड़े मोटे, उनको बुला के मशवरा किया और सलाह ये पास हुई कि हमें एग्रेसिव होने की बजाय, ऑफेंसिव होने की बजाय डिफेंसिव होना चाहिए। और यूनान के पीछे एक करीब ही एक जजीरा है, आबाद जजीरा। हम पसपाई इख्तियार करेंगे हमारी फौज, लेकिन आहिस्तगी से। इटली की फौजों का मुकाबला नहीं कर सकते, उनको ज्यादा रोक मजामत नहीं कर सकते, मगर उनकी मूवमेंट को, उनकी पेशकदमी को आहिस्ता कर सकते हैं। इस मकसद के लिए उन्होंने अपनी फौजें बॉर्डर के करीब खड़ी कर दी और अपनी आवाम को हुक्म दिया कि उस जजीरे पे चले जाएं। बहरी कश्तियों, समुद्री कश्तियों में, जहाज़ों में बैठकर वो धड़ाधड़ उस जजीरे पे मुंतकिल होना शुरू हो गए कि अब हमारा मुल्क जो है वो मुश्किल और मुसीबत में फंस चुका। अब इसमें कोई शक व शुबा नहीं रहा। लेकिन साथ ही साथ यूनान ने अपने इत्तेहादी बरतानिया को आवाज दी कि खुदारा हमारी मदद करें, ये लोग हमारे मुल्क में घुस आए हैं और आप अभी तक पहुंचे नहीं हैं। अब हुआ क्या नाजरीन, बरतानिया को दिक्कत क्या पेश आ रही थी, वो जल्द अज जल्द मदद क्यों ना कर सका। इसलिए नहीं कर सका कि उसके पास वो गोलियां, वो बारूद, वो गोले नहीं थे, वो बुलेट्स नहीं थी अवेलेबल। जिस जमाने की राइफलें और गन्ने, तोपें यूनान के पास थी, पुरानी, ओल्ड डेटेड, इनका गोला बारूद और गोलियां भेजने के लिए उनको दिक्कत हो रही थी बरतानिया को कि ये इनका जो इस्तेमाल होना है बारूद इनमें, वो कहां से लाएं। वो ढूंढ ढूंढ के पुराने गोदामों में से निकाल के थोड़ी तादाद में भेजते रहे फौज को, यूनान की फौज को। और इनके पास चीज कोई नहीं थी। बजाय उन्होंने अपनी फौज उतारने के, उन्होंने यूनानी फौज को असलहे की तरसील, और वो भी राइफलों और तोपों की हद तक के गोला बारूद, वो इनको दे दिए। लो जी, फ्रांस जो इटली था, उसने आगे बढ़कर आधे ग्रीस में यानी यूनान पर कब्जा कर लिया और उधर जर्मनी को ख्याल आया कि यार ये यूनान ने हमारे साथ क्या किया, इसको क्यों ना हम दूसरी जानिब से जाकर मैदान जंग में उतर कर यूनान में फौजें दाखिल करके इटली को इसकी औकात याद कराएं, इसको छठी का दूध याद कराएं, इसको सबक याद कराएं कि इसने हमें समझा हुआ क्या है, इससे बड़ी और बुरी ताकत हम हैं। और ये हमारे होते हुए, बगैर हमारी सलाह मशवरे के, बगैर हमारी इमदाद के, यूनान जैसे अमीर कबीर मुल्क को फतह करने चल निकला। उसने जनाब बल्गारिया की जानब से, किसने, जर्मनी ने हिटलर के हुक्म पर बल्गारिया, उसने अल्बानिया की तरफ से हमला किया था। इटली ने यूनान पर अल्बानिया की तरफ से,
और इसने बल्गारिया की तरफ से दो मुख्तलिफ मुल्कों के ज़रिए से उनके रास्ते से होते हुए जर्मनी की हुकूमत फौज भी जाकर यूनान में दाखिल हो गई। अब यूनानियों को ये यकीन हो गया कि हम अब बचने के लायक नहीं रहे, इसलिए कि हम दोनों मुल्कों के दोनों मुहाजों पर इनका मुकाबला नहीं कर सकते। लिहाजा उन्होंने आसानी से पसपाई इख्तियार की। और नाजरीन, दूसरा ये सानहा हुआ कि यूनान का जो डिक्टेटर बादशाह था, मतलब उसका हुक्मरान था, जिसका नाम ट्राइक्सिस बताया जाता है, उसका इंतकाल हो गया। उसका जब इंतकाल हुआ तो और भी अफरा तफरी फैल गई। सियासी बदअमनी और गैर अदम इस्तेहकाम, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो पहले से मौजूद थी यूनान में, अब वो उरूज पर पहुंच चुकी थी। हर सियासतदान, हर पार्टी जो थी वो रस्साकशी में मसरूफ हुई और दोनों तरफ से ये दुश्मन मुल्कों ने हमला करके सैंडविच बना दिया यूनान को। और इसके नतीजे पे नाजरीन, उन्हीं सालों में 1942 में एक बहुत बड़े इंसानी अलमिये ने यूनान में आंख खोली, पेश आया। बहुत बड़ा अलमिया वो ये कि भूख की वजह से, इन अनाज की किल्लत की वजह से लाखों लोग मौत के मुंह में चले। इसलिए चले गए कि जितना माल असबाब जो था, फसलें समेत, अनाज समेत, जर्मनी और इटली की फौजें लूट कर अपने अपने मुल्क ले गई और अवाम को नहता करके, इनको बेहुदा करके, इनके कपड़े तक उतार के ले गए। अब ये कहा जाता है कि बहुत बड़े पैमाने पर अमवात होना किसी अफसोसनाक और अलमनाक वाक़े से कम नहीं, और वो भी खाना ना मिलने की वजह से। बहरहाल जो लोग जजीरे पर, साथ वाले जजीरे पर पहुंचने में कामयाब हुए, वहां पे उनको बरतानिया ने खुराक पहुंचाई, उनको भूख से मरने से बचाया। समंदर के रास्ते से वहां खुराक पहुंची, मगर असल यूनान में बहुत बड़ा अफसोसनाक वाकया इस तरह से रूनुमा हुआ था। जी नाज़रीन, इधर ये सब कुछ चल रहा था। अब दूसरी तरफ फिर मैंने आपको लेके जाना है किधर, जापान में, एशिया में क्या हो रहा था। उसके बाद फिर वापस यूरोप में आएंगे, क्योंकि दो बहुत बड़े जो मुहाज थे वो बैक वक्त खुले हुए थे दो बर्रे आजमों में। इवन तीसरा बर्रे आजम जो था इसमें इन्वॉल्व हुआ वो अफ्रीका था, इसलिए कि अल्बानिया और बल्गारिया जो थे उनकी तरफ से इनकी लश्कर कशी हुई थी। किसकी? इटली की और जर्मनी की। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का पहला और मेन सेगमेंट यहीं पे ख़त्म करते हैं। बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम के दूसरे और मज़ेदार आपके फेवरेट सेगमेंट की तरफ, और वो रोज़ाना की तरह होता है आज का लफ्ज़। जी नाज़रीन, आज का लफ्ज़ बहुत अच्छा मैं आपके लिए लेके आया। क्या, कौन सा लफ्ज़ भला? कोई बता सकता है? नहीं बताएगा, मैं बताता हूं। आज का लफ्ज़ है जी एतबार करना। किसने ये लफ्ज़ नहीं सुना हुआ जी? एतबार करना, क्या मतलब लेते हैं इस लफ्ज़ का हम सब लोग? एतबार करना मतलब यकीन करना, भरोसा करना, ट्रस्ट करना, यही होता है ना। अब मैं बताऊं इस लफ्ज की असलियत और हकीकत। ये एतबार लफ्ज है अरबी जबान का। उर्दू में आकर के इसकी मत मारी गई है, इसकी शक्ल बिगाड़ दी गई है। अरबी जबान की डिक्शनरी में अगर आप देखें तो आपको इसके असल मायने का पता चलेगा। इसका मतलब होता है किसी के ऊपर भरोसा करना नहीं, गौर फिक्र करना। किसी बात पर, किसी मामले पर गौर फिक्र करने को कहते हैं एतबार करना अरबी ज़बान में। ये कुरान मजीद में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इसलिए जब ये उर्दू में आया, उर्दू की डिक्शनरीज में देख लें आजकल इतना गलतोलाम हुआ है कि उन्हीं मायनों में आता है ट्रस्ट करना, किसी पे भरोसा करना। एतबार यही होता है ना, और इसी मायनों में इस्तेमाल हो रहा है और होता रहेगा।
इसका कुछ नहीं हो सकता। ये सिर्फ आपके नॉलेज में, आपके इल्म में इजाफा करने के लिए बता रहा हूँ। अब जो असातिज़ा इकराम है, जो दानिशमंद पढ़े लिखे लोग हैं, सियाने, वो ये बताते हैं कि ये लफ्ज़ बिगड़ा कैसे होगा। अंदाजे और क्याफे लगाते हैं ना, या कुछ उनको दाएं बाएं से, अपने असातिज़ा से या किताबों से हेल्प मिलती है, तो वो बताते हैं कि जी किसी ने आकर मुशायरे में या किसी महफिल में आकर अपनी कहानी सुनाना शुरू की या नज्म सुनाना शुरू की, तो हाजरीन ने शोर मचाना और हंसना शुरू कर दिया कि ये क्या कर रहा है, ये क्या सुना क्या रहा है, हमें तो ये लतीफ़ा ही लग रहा है। तो उसने कहा यार 1 मिनट के लिए इतबार तो करें, जो मैं बात आपको सुना रहा हूं इस पे 1 मिनट इतबार तो करें। अब वो बोलने वाला भी ठीक था, सही कह रहा था कि मेरी बात पर गौर व फिक्र करें, जरा इसे कंसीडर तो करें, सोचें तो सही है इसके बारे में। लेकिन उन्हीं सुनने वालों में से एक ने जाके बाहर बताया या मशहूर कर दिया कि जी एतबार करने का मतलब है भरोसा करना, क्योंकि वो कह रहा था कि मेरे पे एतबार करें, तो एतबार भरोसा ही हुआ। यूं ये गलत उलाम होके उर्दू में इस्तेमाल होने लगा। अब वल्लाह आलम इसमें सच्चाई कितनी है ये तो अल्लाह ही जानता है। बहरहाल नाजरीन, बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम के तीसरे आखिरी आपके फेवरेट और मज़ेदार सेगमेंट की तरफ, आज की बात। जी नाजरीन, आज की बात के सिलसिले में गुजारिश ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप भी जिंदगी में दूसरों की तरह खुशो खुर्रम रहें, खुशगवार मूड में रहें, खुशगवार जिंदगी जिए, तो फिर 2 छोटे छोटे काम कर ले। नंबर 1 ये, उन अमाल को, उन कामों को जहन से निकाल दें जो दूसरों ने आपके साथ बुरा सलूक किया। उन मामलात को जहन से उखाड़ बाहर फेंकें कि जो लोगों ने जिस जिस जगह पर आपके साथ बुरा सलूक किया। और दूसरा, उन मामलात को निकाल दें जहां जहां, जैसे जैसे आपने लोगों के साथ भला किया। ये तो 2 चीजें जहन से निकाल दें। अगर आप इसमें कामयाब हो गए तो यकीन कीजिए जिंदगी बड़ी आसान और खुशगवार ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तजर्बा करके देखें। मतलब ये है कि जो माजी की यादें कंप्यूटर में फिक्स है ना, ये दिमाग के एक हिस्से में, इनको यहां से निकाल कर एक तोड़े में डालें, उसका मुंह बांधे और उसे आग लगा दें, और तब तक वहां से जाए ना जब तक राख बनकर ये उड़ ना जाए। यही वो बोझ होता है दिमाग के कंप्यूटर को दबाए हुए, जो इंसान को सुख का सांस कभी नहीं लेने देता। मेरी बात को जरा सोचिएगा जी। खुश रहिए जी, खुश रखे, खुशियां बांटे और खुशियां समेटे। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। फी अमानुल्लाह, रब रखा और पाकिस्तान जिंदाबाद।